बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अहम खबर से पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF का इतराफ़। आलमी मालियाती इदारे की कम्युनिकेशन डायरेक्टर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $3 अरब की अदायगी होगी। पाकिस्तान को $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पाकिस्तान को कर्जे के इजरा के लिए IMF बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्किल। IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास में कहा, उम्मीद है रवा माह IMF से किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन जा रहे हैं, IMF से नए प्रोग्राम पर बात होगी। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर ख़जाना के हवाले से इजलास में कहा कि 5 साल में टैक्स को GDP के 15% तक ले जाएंगे और माली खसारे को कम करने के लिए अखराजात में कमी की जाएगी। खसारे का शिकार इदारों के इस्लाहात और निजकारी के अमल को भी तेज़ करने की हिदायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि कच्चे के डाकू लोगों को अगवा करके तावान मांग रहे हैं। सिंध में रात को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मुस्तरद हुक्मरानों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। आधी पुलिस वज़रा के प्रोटोकॉल, जबकि आधी करप्शन और लूट मार में लगी हुई है। कच्चे के डाकू वहाँ खड़े हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में बदनामी हो रही है हमारी। कल मुझे दीर के इलाके से लोगों के फोन आए, लोग यहाँ पर आए, उनको अगवा कर लिया गया है और करोड़ों रुपए तावान मांगा जा रहा है। इसी तरह से रात को निकलना अंदरूनी सिंध में मुश्किल हो गया है। नेशनल हाईवे पे बंद करनी पड़ती है, कॉन्वॉय चल रहे हैं। ये अचानक से कहाँ से तोपें आ गई इनके पास, और ये तोपें आई कैसे? हमारे इदारे क्या कर रहे होते हैं, नहीं पता चल रहा कि पुलिस क्या कर रही है, ये नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं। हुकूमत अमलन नाकाम है और इस वक्त सूबा सिंध में तो बिल्कुल डाकू राज है, डाकू राज। 35 साल इस शहर को जिन लोगों ने तबाह किया, बर्बाद किया, उनको मुसल्लत किया गया है यहाँ इलेक्शन के जरिए से, फॉर्म 47 के जरिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजेस को धमकी आमेज खतूत के मामले की इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जजेस पर दबाव के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाया, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट खुद देख रही है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। वफाकी काबीना से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने नए IMF प्रोग्राम को भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी करार दे दिया। जो खतूत गए हैं मतलब जजेस को, हमें इसके ऊपर जारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। इस सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसकी रोशनी में हमने काबीना की मंजूरी के साथ साहिब फैसला किया, इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया। परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बॉल इज नाउ इन देयर कोर्ट। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। IMF के साथ इसी महीने उम्मीद की जानी चाहिए, स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, उसकी जो आखिरी किस्त है मिल जाएगी। और इसके साथ ही वज़ीर ख़जाना तशरीफ ले जा रहे हैं अपनी टीम के साथ वाशिंगटन, जहाँ पर इनकी स्प्रिंग इनकी वहाँ पर मीटिंग्स होनी और वहाँ पर IMF के साथ नया प्रोग्राम है। इस्लामाबाद और लाहौर में जजेस को धमकी आमेज खत मिलने की तहकीकात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी खतूत रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि महकमा डाक के मुतल्लिका अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अदालती अमले और पोस्टल सर्विसेज के अमले की मोबाइल CDR भी हासिल की जाएगी। जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का मामला, तहकीकात जारी। महकमा डाक के अमले को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। CTD में मुकदमात के अंदराज के बाद तफ्तीशी हुकाम मुतहरिक हो गए। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम खतूत एक ही जगह से भेजे गए। खतूत सब डिवीजन पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट रावलपिंडी से अरसाल किए गए और इन पर मोहर भी सब डिवीजन पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की है। इन खतूत के पोस्ट बॉक्स का तयन करने के लिए मजीद तहकीकात जारी है। तफ्तीशी हुकाम ने जुड़वा शहरों की पोस्ट सर्विस का डाटा भी ले लिया। अदालती अमले और पोस्ट सर्विसेज के अमले की मोबाइल CDRs हासिल की जाएंगी। जरूरी हुआ तो मुतलका अमला शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तफ्तीश के दौरान आला अदालतों और अतराफ की 15 रोज की CCTV फुटेजेस हासिल की गयी ताकि मशकूक अफराद की निशानदही की जा सके। उधर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात के लिए CTD की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक 5 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। खतूत से मिलने
मिलने वाले पाउडर की जांच के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की खिदमत हासिल की गई। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को खतूत मौसूल होने की तहकीकात, खतूत में मौजूद पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। लिफाफों में मामूली मिकदार मुहलिक आर्सेनिक की पाई गई है। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़ों की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। रिपोर्ट में मजीद बताया कि आर्सेनिक की शनाख्त गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से मुमकिन हुई। CTD पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबर ये है, बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक नहीं हुई। इस वक्त कोई ऐसा सबूत नहीं कि साबिक़ खातून अव्वल को जहर दिया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बुशरा बीबी को खाने में जहर देने के असरात नहीं मिले। बुशरा बीबी के मालिज डॉक्टर आसिम की तस्दीक। सहाफियों से गुफ्तगू में डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने बनी गाला जाकर बुशरा बीबी का चेकअप किया। उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। इस वक्त कोई ऐसा सबूत नहीं कि उन्हें जहर दिया गया है या नहीं। 2 महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, अचानक की खाने के बाद ही हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें ऑब्वियसली क्या था क्या नहीं था। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता। डॉक्टर आसिम ने मजीद बताया कि 2 माह पहले बुशरा बीबी की तबीयत खराब हुई। उसकी वजह मालूम नहीं। फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं, मगर बुशरा बीबी के मैदे में अभी भी जलन है। तफसीली टेस्ट होने चाहिए। रिपोर्ट की रोशनी में हम उन्हें अद्वियात देंगे। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को आदतन झूठा करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी को शिकायत थी कि खाने में मिर्चें ज्यादा थी, लेकिन उनको जहर देने या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने के कोई शाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया था। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर जजेस के खत की तहकीकात करेगी। बानी PTI ने जजेस को धमकी आमेज खतूत पर तशवीश का इजहार किया। बानी PTI ने कहा कि वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं और ईद के बाद हम अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं। आया हुआ मैंडेट है 8 फरवरी का, उसके लिए हमने जस्तजू जारी रखनी है और 6 जजेस जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जोर लगाया, उनको धमकाया, तो हम लोग अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना के इसकी हियरिंग करे और जिन लोगों ने ये काम किए उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ईद के बाद हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है, जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टी उसमें है और उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। उन लोगों को जो समझते हैं कि बुशरा बीबी वजीर आजम इमरान खान साहब की कमजोरी है, वो उनकी खामख्याली है। बुशरा बीबी वजीर आजम इमरान खान साहब की ताकत है, उनके साथ खड़ी रही हैं, खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। उनके खिलाफ जो जहर देने का सिलसिला है, उनकी अभी मेडिकल चेकअप होगा। खान साहब हमारे फाउंडर चेयरमैन है वजीर आजम साहब, और वो उनकी स्वाबदीद है, वो किस प्लेयर को किस वक्त आगे करें या पीछे करें, फील्डिंग के लिए साइड पे करें, कहां पे रख दें, वो वजीर इमरान खान साहब की स्वाबदीद है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक अफवाह भी दम तोड़ गई। हमारी हुकूमत का फोकस मईशत की बहाली पर है। मुल्क है तो हम हैं, मईशत पर सियासत नहीं करनी। मईशत पर पूरी कौम को उम्मीद है और उम्मीद का नाम शहबाज शरीफ है। IMF से मुज़ाकरात के बाद जो माहिदा हुआ वो काबिल तहसीन है। जो मईशत का इस्तेहकाम है, इसकी बुनियाद 16 माह की उस हुकूमत में रखी गई जब वज़ीर आज़म डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया, और मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी काविश है कि जो IMF साथ जिस लेवल पे मुज़ाकरात चले और उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से आज आप देखें कि उसके समरात हम देख रहे हैं, तो रुपया जो है उसकी कदर में इजाफा हुआ, चेंज रेट जो है वो कंसिस्टेंट हो गया। और जो ब्लूमबर्ग की जिसने ये प्रेडिक्शन दी है महंगाई जो है वो अगले साल 15% पे आ जाएगी। इस मुल्क के लिए देखें, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान पहले है, सियासी जमातें सियासत बाद में, और मेरी यही इस्तेदार रही है कि नेशनल इश्यूज पे सियासत करें। हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएं और इसमें सबने अपना किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म का पूरा फोकस है यंग जनरेशन पे, स्पोर्ट्स के ऊपर, तो यूथ एम्पावरमेंट का एक जामे प्रोग्राम सामने लेके आएंगे और मैं समझता हूँ कि मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा है और उसके साथ साथ मुआशी भी जो है वो आएगा। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट ने यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। सिंध बलोचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहिदों की पासदारी करेंगे। इंतखाबात में किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, तमाम जमातें मिलकर अवाम के मसाइल हल करें। नोडेरो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालेंगे, अदालती निज़ाम में इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। हमने चाहा कि हम पाकिस्तान के अवाम को जो महंगे उनके बिजली के बिल होते हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम रिलीफ दे। बाकी जो हमने किसान कार्ड का वादा किया वो भी मैंने सुबह सिंध से बात किया है कि जितना जल्दी हो सके हम इस किसान कार्ड को सूबाई सतह पे तो इंट्रोड्यूस करवा दे। हमारा मुल्क का अदलिया की तारीख है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग को अगर हमने अब दुरुस्त करना है तो हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा होना चाहिए वफाकी हुकूमत से, और हमें अपना जदोजहद करना चाहिए। हम आइन में या कानून में जो तरमीमें ले आने पड़ेंगे वो लेकर आए ताकि हम पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ दिलवा सकें। पाकिस्तान के अवाम का आम आदमी की ये शिकायत है कि अब इस इदारा पे जो एक ज़माने में एतबार था वो नहीं रहा, और हम स्पीडी जस्टिस दिलवाना चाह रहे हैं और हम अपना वादा भी पूरा करना चाह रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। सिराजुल हक और लियाकत बलोच को शिकस्त। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर बने। मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। हाफिज नईम अमीर जमात इस्लामी कराची के अमीर की हैसियत से जिम्मेदारी निभा रहे थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नौमुंतखब अमीर हाफिज नईमुर रहमान इंतहाई मुतहरिक सियासी शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने अमीर जमात इस्लामी कराची की हैसियत से अवामी मसाइल पर भरपूर अंदाज में सियासत की और जमात इस्लामी के वोट बैंक को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। हाफिज नईमुर रहमान के सियासी सफर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नए अमीर हाफिज नईमुर रहमान 1972 में सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पैदा हुए। वालिदैन का आबाई ताल्लुक अलीगढ़ से था। हाफिज नईम के 4 भाई और 3 बहनें हैं। उनकी अहलिया शुमाइला नईम पेशे के एतबार से डॉक्टर और जमात इस्लामी की फाल रुकन है। हाफिज नईमुर रहमान के 3 बेटे और 1 बेटी है। हाफिज नईम ने इब्तिदाई तालीम हैदराबाद से हासिल की, जिसके बाद उनका खानदान कराची मुंतकिल हो गया, जहाँ उन्होंने शिपॉनर कॉलेज से इंटरमीडिएट और NAD यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके अलावा वो इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर की डिग्री भी रखते हैं। हाफिज नईम ने अपने जमाने तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता होकर एक मुताहरिक तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई। 3 बार जेल भी काटी। उन्हें 1998 में इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम आला मुंतखब किया गया। तलबा सियासत के बाद उन्होंने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से अमली सियासत में कदम रखा। 2013 में पहली बार कराची के अमीर मुंतखब हुए। हक दो कराची को तहरीक का आगाज किया, जो शहर के अलावा जमात इस्लामी की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनकी क़यादत में 2023 के बल्दियाती और 2024 के आम इंतखाबात में जमात इस्लामी ने खुद को कराची की बड़ी जमात के तौर पर मनवाया। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब हुए। बात करते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। नाज़रीन, मशरक़ी रवायात में ख़वातीन के लिबास में दुपट्टा भी इसका एक लाजमी हिस्सा होता है। ईद के मौके पर दीदा ज़ेब मलबूसात के बाद ख़वातीन ने मैचिंग दुपट्टों की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। कराची से शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। ईद के लिए चमचमाते खूबसूरत और दीदा ज़ेब मलबूसात की खरीदारी के बाद ख़वातीन के लिए नया मिशन मैचिंग के दुपट्टों की खरीदारी, उनको रंगवाना और ड्रेस के मुताबिक पिको करवाना शुरू हो गया, जो मशरक़ी मलबूसात का खास हिस्सा होता है। ख़वातीन कहती हैं कि नए ड्रेस के साथ खूबसूरत दुपट्टा खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगा देता है। अगर दुपट्टा खूबसूरत और मैचिंग का ना हो तो ईद की तैयारी अधूरी लगती है। बहुत ज़रूरी है, एक टाइम आप खाना छोड़ दें लेकिन दुपट्टा ज़रूर लेना है हमने। ये बात तो क्लियर है कि दुपट्टा अगर अच्छा होता है तो सूट में जो है ना वो जान आ जाती है। मौसम के लिहाज से शेफून और मंटू के दुपट्टे ख़वातीन में काफी मकबूल हैं, जबकि पिको के नित नए डिजाइन भी उनकी खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं, जिसमें जिगजैग, मोती वाली, फैंसी, क्रिस्टल, जापानी और टसल पिको समेत दीगर शामिल हैं, जो फैशन के हिसाब से 50 रुपए से लेकर 1000 तक करवाई जा सकती हैं। ज्यादा जो नॉर्मल चल रहा है फैंसी तो अब नहीं है, अभी सबसे ज्यादा कैलीग्राफी चल रहा है, पूरा कैलीग्राफी चल रहा है। गर्मियाँ आ रही हैं आगे तो अभी लॉन्च शेफून सबसे ज्यादा इन हुआ है। 500, 600, 800, 350 सिंपल शेफून वो सब है, और ये अभी सब चल रहे थे चुन वगैरह सब दुपट्टे वगैरह चल रहा है। ईद की खरीदारी की वजह से मार्केटों में रश अपने उरूज पर पहुंच गया है। ख़वातीन को पिको समेत दीगर चीजों की खरीदारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन ईद के रोज सबसे जाज़िब नजर आने के लिए ख़वातीन जो इंतजार खुशी खुशी करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ शारका कमाल, GNN कराची।
रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा ईद करीब आ गई है। हर साल की तरह इस साल भी ईद की तैयारियां अरूज पर है। इस्लामाबाद में बाजारों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद की आमद खवातीन की तैयारियों के हवाले से सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन है। हस्बे रवायत इस साल भी बाजारों में खवातीन की आमद ज्यादा है। छोटे बड़े सभी अपने पहनावों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। कराची कंपनी, कमर्शियल मार्केट, राबी सेंटर समेत दीगर मॉल्स और मार्केट्स में रश बढ़ गया है और मलबूसात, मनपसंद ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टों, चूड़ियों और दीगर लवाजमात की खरीदारी अरूज पर है। शहरियों का कहना है कि महंगाई तो है मगर क्या कीजिए, बच्चों को ईद की शॉपिंग कराना भी लाजिम है। महंगाई से दुकानदार भी परेशान है क्योंकि कम होती हुई कुव्वत खरीद के बाइस लोग ज्यादा शॉपिंग नहीं कर पा रहे। दुकानदार कहते हैं कि पहले जो लोग ईद की आमद पर 3 सूट खरीदा करते थे वो अब बमुश्किल 1 खरीद पा रहे हैं। महंगाई ने जहां हर चीज़ गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर कर दी है, वहीं सोने के जेवरात खरीदने का तो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ऐसे में खवातीन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अपने बनाव सिंगार का जरिया बनाया। मसनूई जेवरात की मांग में इजाफे पर देखते हैं लाहौर से महनाज अजीम की इस रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान हर चीज अपने साथ बहा ले गया। सोने के जेवरात खवातीन के लिए माजी का किस्सा बन गए। सोना महंगा हुआ तो क्या हुआ, सजना सवरना तो है ना। ऐसे में शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात में बनाओ सिंगार के लिए खवातीन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सहारा ले लिया। हार हो या चूड़ियाँ, कांटे हो या झूमर, बाजार में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हर आइटम दस्तयाब है। खवातीन कहती हैं अब तो मसनूई जेवरात की इतनी वैरायटी मौजूद है कि इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है। महंगाई की वजह से आपको पता ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को नहीं हाथ लगाने देते, तो गोल्ड क्या बंदा खरीदे। दूसरी जानिब दुकानदारों ने भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग में इजाफे को देखते हुए मनमाने दाम वसूल करना शुरू कर दिए। जहाँ पहले कस्टमर 10 चीजें लेते थे अब वहाँ 1-2 लेते हैं क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं, कस्टमर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। जितने भी आजकल मॉडल्स वगैरह हैं वो भी ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसी को ही प्रमोट ज्यादा मतलब हो रही है आजकल। आर्टिफिशियल जेवरात में इटालियन, ईरानी और कुंदन की ज्वेलरी खवातीन में खासी मकबूल है। जेवरात हमेशा से ही खवातीन के बनाव सिंगार का हिस्सा रहे हैं, मगर महंगाई की वजह से सोने की बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रवाज आम हो गया है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ महनाज अजीम, GNN लाहौर। बाबर आजम के वालिद ने बेटे के कप्तान बनने पर सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। बाबर आजम के वालिद का कहना था कि अल्लाह ही बेहतरीन हस्ब नसब देने वाला और वही इसकी हिफाजत करने वाला है। जब तक चाहा अल्लाह ने बाबर को कप्तान बनाया। बाबर आजम ने एक लफ्ज़ भी ना बोला, ना कोई शिकायत की। हाँ, जब इसने मुझसे इजाज़त लेकर कप्तानी छोड़ी तो सिर्फ एक लफ्ज़ कहा कि अब अल्लाह के सुपुर्द। अब मुझसे ही इजाज़त लेकर कप्तानी वापस ली। आज इस बंदों के फरमाबरदार बेटे ऐसे ही करते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आती और ना ही आएगी। खैर, समझ आने या ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है। दुआ है कि अल्लाह पाक राज़ी रहे।